फ़िलहाल हम हनोई में हैं। ये वियतनाम की राजधानी है। इसका एक्चुअली लिटरल मतलब होता है सिटी इनसाइड रिवर्स, जो कि बात सही भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारी लेक्स हैं। फ़िलहाल हम होनकियम लेक के ऊपर हैं, लिटरली ऊपर ही खड़े हैं इसके। यहाँ पर ये पुल है जो काफ़ी पॉपुलर इंस्टाग्राम लोकेशन है। लोग यहाँ पर आकर तस्वीरें खिंचवाती हैं ताकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकें। यहाँ पर एक पगोड़ा भी है फ़िलहाल, जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। बट उसके पहले मैं सोच रही हूँ हनोई की कुछ ख़ास बातें आपको बता देती हूँ। वियतनाम की दो सबसे पॉपुलर सिटीज़ हैं, एक तो हनोई है ही, दूसरी हो ची मिन्ह। मगर दोनों अपने आप में एक दूसरे से थोड़ा अलग हैं। किस तरह से? हनोई के बारे में कहा जाता है कि कल्चरली अगर इसको आप हो ची मिन्ह सिटी से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको वियतनाम के अलग अलग कल्चर नज़र आएंगे। वियतनाम की जो अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं या फिर अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, उनसे जुड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से नज़र आएंगी। खाने की जो चीज़ें हैं, खाने का जो टेस्ट है या फिर पहनने ओढ़ने तैयार होने का जो तरीका है, वो हो ची मिन्ह से अलग है। हो ची मिन्ह जो है उसे कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है वो सिटी। हनोई भी मॉडर्नाइज हुई है, मगर उसके बाद भी इन्होंने अपना कल्चर अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप वियतनाम घूमने आए हैं तो हनोई ज़रूर आएँ, तभी आपको ये एहसास हो पाएगा कि किस तरह से अपने कल्चर को, अपनी आदतों को मेंटेन करते हुए भी आप मॉडर्निटी का साथ दे सकते हैं। इस शहर की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है, मगर मैं उतना पीछे नहीं जा रही हूँ। बस कुछ साल अगर पीछे जाएं तो फ्रेंच का राज था इस देश पर, जिस तरह से भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था। तो आप नोटिस करेंगे कि हनोई के जो घर हैं उनकी बिल्डिंग्स जो है ना, बहुत पतली पतली बिल्डिंग्स हैं, बहुत नैरो बिल्डिंग्स हैं। इसके पीछे वजह ये है कि फ्रेंच ने जब प्रॉपर्टी टैक्स लगाना स्टार्ट किया हनोई पर, हनोई के घरों पर, तो चौड़ाई को लेकर टैक्स लगाया जाता था। लोगों ने दिमाग चलाया और अपने घरों को पतला बनाना स्टार्ट कर दिया। जिस
तरह से इंडिया में रेलवे का जो क्रेडिट है वो जाता है ब्रिटिशर्स को, उसी तरह से वियतनाम में रेलवे ट्रैक्स लाने का क्रेडिट जाता है फ्रेंच कॉलोनिस्ट्स को। यहाँ पर 19th सेंचुरी की शुरुआत में रेलवे ट्रैक्स बिछना स्टार्ट हुए और ये हनोई का ओल्ड क्वार्टर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहर के बीचों बीच ये ट्रैक बिछा हुआ है, आसपास घर हैं। कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर फ़ोटोज़ लेना बैन कर दिया गया है, क्योंकि आसपास कुछ कैफ़ेज़ भी बन गए थे और यहाँ पर ट्रेन के आने जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। बट अभी हम परमिशन लेकर यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं। आमतौर पे यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होना अलाउ नहीं होता। ये हनोई की लॉन्ग बियन ब्रिज है। ये 1899 में बननी शुरू हुई थी और 3-4 साल लग गए थे इस पूरे ब्रिज को कंप्लीट होने में। एक्चुअली हनोई की 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को ये ब्रिज जोड़ती है। एक का नाम है लॉन्ग बियन और दूसरी डिस्ट्रिक्ट जिसको ये कनेक्ट करती है लॉन्ग बियन से, उसका नाम है होन कियम। गुस्ताव आइफल का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने आइफल टावर बनवाया था पेरिस में। मतलब उन्होंने वो डिज़ाइन किया था, आर्किटेक्ट थे वो, और उन्हीं गुस्ताव आइफल ने इस ब्रिज को भी डिज़ाइन किया था। जब ये ब्रिज बनी थी तब इसका नाम था पॉल दाउमर ब्रिज, क्योंकि तब के फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम था पॉल दाउमर। लेकिन बाद में इसका नाम लॉन्ग बियन ब्रिज रख दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुस्ताव आइफल ने इसे बनवाया था। मगर देख सकते हैं कि आइफल टावर जैसी खूबसूरती इसमें आपको नज़र नहीं आएगी, मगर वो पुरानापन शायद नज़र आएगा, क्योंकि जंग लग चुका है ब्रिज को। इंटरेस्टिंग बात यह है एक और इस ब्रिज की कि इस पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, सिर्फ 2 व्हीलर्स जाते हैं या लोग पैदल जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रेन के लिए भी ट्रैक है, मगर मुझे लगता नहीं है कि अब यहाँ से ट्रेन ट्रैवल करती है इस ब्रिज के थ्रू। ब्रिज हिलती है जब यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। आई डोंट नो ट्रेन के जाने के लिए अभी ये ऐप्ट है या नहीं। आज की डेट में इस पुल के नीचे हनोई की गरीब जनता रहती है। आपको बहुत सारे यहाँ पर होमलेस लोग नज़र आएंगे पुल के नीचे सोते हुए। इसके अलावा झोपड़पट्टियाँ भी यहाँ पर बनी हुई हैं। ट्वेंटिएथ सेंचुरी की शुरुआत में जब ये पुल बनकर तैयार हुआ था तब ये एशिया का सबसे लंबा पुल था। इसकी लंबाई वैसे लगभग 2.5 किलोमीटर है। कई लोगों को 2.5 समझ में नहीं आता, तो मतलब ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ये रेड रिवर है, लॉन्ग बियन ब्रिज के नीचे है ये। इसी रिवर को क्रॉस करने के लिए बेसिकली इस ब्रिज को बनाया गया था। जब वियतनाम फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा था तब हनोई के फ्रेंच क्वार्टर के पास एक जेल बनाई गई। इसे हुआ लो प्रिजन भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान इस जेल में वियतनाम के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था। म्यूजियम में कई पुराने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिन पर कैदियों के नाम लिखे हुए हैं। वियतनाम वॉर के वक्त अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बंद करने के लिए भी इस जगह का इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट अमेरिकन सोल्जर्स मजाक मजाक में इस जगह को हनोई हिल्टन कहते थे, जैसे ये जगह कोई होटल हो, जबकि असलियत में यहाँ रहना बेहद मुश्किल था। 19th सेंचुरी में जब इस जेल को बनवाया गया तब इसमें 600 कैदियों को बंद करने का इंतजाम था, मगर यहाँ पर 2000 से ज्यादा कैदी रहते थे। इस जेल में रहने के दौरान कई कैदियों ने यहाँ से भागने की भी कोशिश की और इसमें कामयाब भी हुए। म्यूजियम में आपको उनकी जेल से भागने की कोशिशें भी नजर आएंगी।
वियतनाम के सबसे बड़े लीडर हो ची मिन भी इस जेल में सजा काट चुके हैं। उन्होंने इस दौरान कई कविताएं भी लिखीं। नई किताबें, पुरानी किताबें, सबके पन्ने जोड़ लिए, कागज के ही सही हमने कंबल ओढ़ लिए। सर्दी से बचकर घर पर शहजादों की तरह सोने वालों, क्या तुम्हें पता है जेल में कितने लोगों को रात भर नींद नहीं आती। हो ची मिन की ही लिखी हुई एक और कविता है। धान को कितना धुना जाता है, तब जाकर बनता है सफेद रुई सा चावल। दुनिया में इंसान के साथ भी यही होता है। बदकिस्मती की चक्की में पिसता है, तब बनता है चमकता हीरा। हर शहर की कुछ ख़ास बातें होती हैं और हनोई की सबसे ख़ास बात जो मुझे नज़र आई है वो है यहाँ की नाइट मार्केट। अब फ्राइडे, सैटरडे और संडे को यहाँ पर कुछ ख़ास होता है। बेसिकली जो नाइट मार्केट का एरिया है जो कि ओल्ड क्वार्टर में पड़ता है, वहाँ पर गाड़ियाँ आना बैन होता है। मतलब 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लेकर आप इन पर्टिकुलर एरियाज़ में नहीं आ सकते हैं जहाँ पर भी नाइट मार्केट लग रही है। अब इस नाइट मार्केट में जो लोग हिस्सा लेते हैं, जो लोग अपनी शॉप्स लगाते हैं, वो यहीं के लोकल लोग होते हैं। खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, हाथ की बनी चीज़ें मिलती हैं, बच्चों के खिलौने से लेकर सुवेनियर तक बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया ना देखकर चीज़ वो ये कि बड़े लोगों की गाड़ियाँ अलाउड नहीं है सड़कों पर, लेकिन बच्चों ने अपनी गाड़ियाँ निकाल रखी हैं। छोटे छोटे बच्चे कार चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हाँ उनका दिन है, उनकी शान है ये, और वो सड़कों पर आराम से अपने राज को चला सकते हैं। और जो बड़े लोग हैं उन्हें तमीज़ से रहना पड़ेगा यहाँ पर। आप ये भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सड़कों पर, लाइक बीच सड़क पर लोग खेल रहे होते हैं। इनका कुछ गेम होता है, मुझे नाम नहीं पता उस गेम का क्या है। और बीच सड़क पे ऐसे लोग सर्कल बनाकर आपस में खेल रहे होते हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं आ रही है, जा रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे देखने के लिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि पहले कभी ऐसा मैंने देखा नहीं है कि लोगों के चलने के लिए गाड़ियों का आना जाना बैन हो जाए। हनोई शहर का सबसे पुराना पगोड़ा, त्रानकुक पगोड़ा। इसे 6th सेंचुरी में नामदे डायनेस्टी ने बनवाया था।
इस इमारत की ऊंचाई 15 मीटर है और इसके अंदर 11 लेवल हैं। बीते सालों में इस पगोड़ा में कई बदलाव आए हैं, खास करके 17वीं सेंचुरी में इसका नाम बदल दिया गया। पहले से एनकुक कहा जाता था और अब त्रानकुक, जिसका मतलब होता है देश की रक्षा करने वाला। ये जगह वेस्ट लेक के पास है और सुबह 7:30 बजे के बाद आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी आप इस शहर में काफी खूबसूरत चीजें देखेंगे, जिनमें एक है हनोई सिरेमिक मोज़ैक म्यूरल। ये बस एक सिरेमिक की डिजाइन वाली दीवार है जिसका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। बेसिकली ये दीवार 4 किलोमीटर लंबी है और इस पर बेहद खूबसूरत डिजाइन्स बनी हुई हैं। कला के जरिए इसमें वियतनाम की हिस्ट्री बताई गई है। अलग अलग दौर तो दर्शाए गए ही हैं, इसमें अलग अलग शहर भी बने हुए हैं। इस दीवार को डिजाइन करने के लिए, इस पर आर्ट बनाने के लिए लोकल आर्टिस्ट्स ने तो काम किया ही, साथ ही कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। असल में साल 2010 में हनोई का 1000वां जन्मदिन था। बेसिकली ये शहर 1000 साल का हो चुका है। उसी मौके पर इस मोज़ैक म्यूरल का काम कंप्लीट हुआ था। तब से अब तक इसमें कई सेक्शंस जोड़े जा चुके हैं और ये दीवार अभी भी बढ़ रही है। हनोई के बादन स्क्वायर पर मौजूद हो ची मिन मसोलियम 1973 में बनना शुरू हुआ था। इसकी इंस्पिरेशन रशिया में मौजूद लेनिन का मसोलियम है। ये हो ची मिन उर्फ अंकल हो की मज़ार है। यहाँ पर उनकी बॉडी ग्लास केस के अंदर प्रिजर्व करके रखी गई है। हालांकि वो खुद ऐसा नहीं चाहते थे, मगर उनके मरने के बाद उनकी बात नहीं सुनी गई और उनके नाम पर ये मसोलियम बनाया गया। ये बिल्डिंग ग्रेनाइट की बनी हुई है। यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त रहती है। आमतौर पर यहाँ लंबी लाइन होती है। वैसे जगह सुबह 7:30 बजे खुल जाती है, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँचते हैं तो शायद भीड़ से बच जाएं। मसोलियम से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर मौजूद है 1 पिलर पगोड़ा। 1955 में फ्रेंच इवैक्यूएशन के दौरान ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी और इसे दोबारा बनाया गया है। एक्चुअली ये जगह पहली बार बनी थी 1000वीं शताब्दी में। उसके बाद से अब तक कई बार इस पे दोबारा काम किया जा चुका है। यहाँ आपको ट्रैवलर्स के साथ कई श्रद्धालु भी नजर आएंगे। अगर आप इस शहर में शॉपिंग करना चाहते हैं और अपने घर में सजाने के लिए कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप यहाँ पर एक लाकर पेंटिंग ज़रूर खरीदें। बेसिकली ये एक पेंटिंग बनाने का आर्ट है जो वियतनाम के अलावा चाइना, कोरिया और जापान में भी काफ़ी मशहूर है। एक लाकर पेंटिंग बनाने में कई महीने लगते हैं। इसकी टेक्निक भी काफ़ी मुश्किल और पेशेंस वाली होती है। पहले तो पेंटिंग के लिए एक ब्लैक बोर्ड को प्रिपेयर किया जाता है, उस पर आउटलाइंस की जाती हैं, फिर अंडे के छिलके से डिज़ाइन बनाई जाती है, उसे क्लियर किया जाता है और पॉलिश चढ़ाई जाती है। इसके अलावा भी कई सारे स्टेप्स हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती। प्रोसेस को करीब से जानने के लिए आपको किसी लाकर पेंटिंग की शॉप में जाना पड़ेगा। बाहर मौजूद पेंटिंग्स देख लीजिए, क्योंकि मेन शॉप के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। इस देश की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जिसे समझने के लिए आपको वियतनाम म्यूजियम ऑफ एथनोलॉजी जाना पड़ेगा। यहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि वियतनाम में 54 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। इन सारी कम्युनिटीज़ की भाषाएं और कल्चर अलग है। म्यूजियम में कलाकृतियों के जरिए वियतनाम का ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश की गई है। छोटे छोटे हट्स के नमूने हैं और कई तरह की पोशाक भी मौजूद है।
घूमने के लिए तो आप इस देश को घूम ही लेंगे, मगर करीब से समझने के लिए इस म्यूजियम में कुछ वक्त ज़रूर बिताइएगा। ये 100,000 डोंग की नोट है और रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो करीब 300 रुपये हैं ये। इसके ऊपर टेम्पल ऑफ लिटरेचर की तस्वीर बनी हुई है। टेम्पल ऑफ लिटरेचर जो करीब 1000 साल पुरानी जगह है यहाँ पे, और माना जाता है कि जो वियतनाम की पहली यूनिवर्सिटी है वो यहीं पे बनी थी, इसलिए भी इस जगह को टेम्पल ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। Oh my God, चाय 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 चाय। मैं हनोई के ओल्ड क्वार्टर में हुआन किएम लेक के पास हूँ और यहाँ पर मैंने एक चाय की दुकान देखी, लिखा हुआ था लियो टी, और मुझे लगा कि गरम गरम चाय मिलेगी। मैं दौड़ के गई, चाय ऑर्डर की और इनको बताया नहीं कि गरम चाय चाहिए। भाई मैंने अज्यूम कर लिया कि गरम चाय मिलेगी, और जब हाथ में आई है तो चाय के अंदर बर्फ़ है। अब मैं इसे पी तो सकती नहीं हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कच्चे दूध के अंदर ना टी बैग्स डाले हुए हैं, तो सोचा कि वीडियो ही बना लेती हूँ। किसी नए देश में आना बहुत एक्साइटिंग तो होता है, क्योंकि आप हर तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी। मगर एक चीज़ जो हम शायद कंसिडर नहीं कर पाते हैं वो ये कि खाने को लेके आपको तकलीफ़ हो सकती है जब आप किसी नई जगह पे आते हैं, क्योंकि आपको जिस तरह के खाना खाने की आदत है उस तरह का खाना शायद आपको ना मिले ईज़िली। और मुझे यहाँ पे 4-5 दिन हो चुके हैं हनोई में, वियतनाम में, और अभी तक मुझे अपनी पसंद का खाना मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ है। तो ऐसे कि मैंने क्या किया ना कि मैंने गूगल पे ढूंढा एंड देन ईज़िली एक चीज़ मिली। यानी कि वो ऑप्शंस जो मैंने पहले नहीं सोचे थे कि मिल सकते हैं।